हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाएंगे जिस पे आपको सीटेट के एग्ज़ाम में कम से कम दो क्वेश्चन हर पार्ट में आता है। कम से कम 10 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा अगर ये आप वीडियो देख कर जाते हैं तो। देखिए, इसे हर एक पार्ट में आपकी मैथ में भी इसके दो, इंग्लिश में दो, हिंदी में दो, पर्यावरण में दो और बाल विकास में दो। अगर देखा जाए तो इससे कम से कम आपके 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। आइए देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005। देखिए, इसमें कहा क्या गया है। कह रहा है कि पहला कह रहा है एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। तो कह रहा है कि पहला, ज्ञान को स्कूली के बाहर के जीवन से जोड़ना। कह रहे हैं कि जो ज्ञान को सिर्फ स्कूल से मत जोड़िए, इसे बाहरी ज्ञान से भी जोड़िए, बाहरी वातावरण से जोड़िए, जिससे बच्चा विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पेड़ पौधे या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर वह अधिक सीख सकता है। तो ये ज्ञान को सिर्फ एक कमरे में रखकर नहीं, इसे बाहरी वातावरण से भी जोड़िए। तो पहला बी कह रहा है पढ़ाई को रटन सिस्टम से मुक्त करना। कह रहे हैं कि एससीएफ 2005 कहता है कि पढ़ाई को रटना नहीं ना, उसको सीखना है रचना करके। उसे रटने पर वह मना करता है। सी नंबर कह रहा है शिक्षा का सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहने दिया जाए, कि इसे पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना रहने दिया, इसे आप बाहरी वातावरण से भी उसको जोड़िए। डी नंबर कह परीक्षा सिस्टम लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। कह रहे हैं कि परीक्षा प्रणाली को क्या करना है, लचीला बनाना, इसे कठोर नहीं बनाना है, इसे कैसा बनाना है, लचीला और गतिविधियों से जोड़ना है। फिर कह रहे हैं कि शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं पर समाहित करना। देखिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रमुख बिंदु। देखिए, कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 रचनावाद पर जोर देता है। कह रहा है कि रचनावाद पर जोर देता है कि नहीं, कोई क्लास में ये नहीं कि 90% ही लाइए, इसे रचनावाद पर जोर देता है। अगला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करता है। कहने का मतलब कि बिना बोझ का नहीं, कि बहुत सारी किताबें लेकर जाइए आप, तो प्राइमरी तक बच्चे को इतना किताबें लेकर नहीं जाना कि बच्चे इतना किताबें लद दे और लद जाए। फिर कह रहे हैं एनसीएफ 2005 में मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है, कि आज के में छोटे बच्चों को मोटी मोटी बुकें दे दी जा रही है। तो इससे क्या होता है, इसमें ये रटन सिस्टम हो गया है, रट के बच्चा पास हो रहा है, रटना नहीं। इसी ये कहता है कि इसे रचनावाद करिए, समझ तर्क पूर्वक पढ़ाई करिए, ना कि रट के। अगला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। कहने का मतलब कि कुछ टीचर होते हैं बच्चों को बोलने नहीं देते, एकदम शांत चुपचाप, ये भी क्लास का कोई सिस्टम नहीं है। तो इतना सन्नाटा में जब तक बच्चे और टीचर के बीच में कुछ बातें नहीं होगी, प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, तब तक वह बच्चा सही तरह से सीख नहीं पाएगा। तो ये एनसीएफ जो है 2005 में कहता है कि क्लास में बच्चे और टीचर के बीच वार्तालाप होना जरूरी है, पूरी तरह से सन्नाटा नहीं होना चाहिए। अगला कह रहा है कि डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है लेकिन पर अनुशासन नहीं।
सही कह रहा है कि डंडे की व्यवस्था, डंडे की डर से तो व्यवस्था तो स्थापित हो सकती है, लेकिन उसे अनुशासन नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए आप उनको अनुशासित कर लेंगे, लेकिन आगे चल के उन्हें अनुशासित कर नहीं सकते। तो इस प्रकार ये कह रहा है। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते वजन बढ़ा है, पर गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। सही बात है। कुछ वर्षों से छोटे छोटे बच्चों को इतनी सारी बुकें मिल जाती हैं या उन्हें दे दिया जाता है उनके बैग में कि उन्हें ले जाने आने में उनका बस्ता इतना वजन होता है कि उन्हें आने जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन जैसे दबे हो जाते हैं। लेकिन इतनी तब भी उन्हें इस प्रकार की एनसीएफ नहीं कहता कि जो स्कूल के बस्ते काफ़ी वजन बढ़ा, ये नहीं कि मेरा लल्ला इतना सारा पढ़ रहा है, इतनी सारी बुक पढ़ रहा है, तो उसे पतली पतली बुक और कम मात्रा में ही बुक से उसे सिखाना चाहिए। अगला कह रहा है कि अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक होना चाहिए। तो अधिगम जो है ये सक्रिय होना चाहिए और समाज से जुड़ा होना चाहिए। अगला कह रहा है कि अगला पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की आवाज़ों एवं उनके अनुभवों को वरीयता देना है। कह रहे हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों की जो आवाज़ है, उनके अनुभव, जो भी वो अनुभव घर से सीख कर या समाज से सीख कर आए हुए हैं, उनको वरीयता देना है, ना कि उनके जो उनको आता है उसे दबाया जाए। अगला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 लिंग पूर्वग्रह के विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं को विपरीत भूमिका में रखने का जोर देता है। अगला पॉइंट देखिए। कह रहे हैं कि अधिगम एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है तथा इसमें वयस्कों के साथ काम करना सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना आदि अत्यंत लाभदायक होता है। सही बात है। जो बच्चे हैं वे वयस्कों के बीच में बैठेंगे, उनके साथ काम करेंगे और सहपाठी के साथ विचार विमर्श करेंगे आदि, मतलब उनके एक भाषा को दूसरे भाषा में जब वो सुनेंगे तो उनका विकास होगा। तो आदान प्रदान उन भाषा का होगा। कोई कुछ बोलेगा कि तुम्हारे यहाँ ये चीज़ क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ इसको क्या बोला जाता है, तो उसको उनमें भाषा का भी विकास होगा और उनमें एक दूसरे को अत्यंत लाभदायक भी होगा। अगला करें, शिक्षा के एक मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता, सुगम करता और उत्प्रेरक है। तो शिक्षक सिर्फ क्या होता है, एक मार्गदर्शक है और एक सुगम करता है, उत्प्रेरक है, मतलब उन्हें मोटिवेट करता है, जो विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। अगला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। अगला कह रहे हैं, ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है। कहने का मतलब कि ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है कि आप इन्हें 2000 दीजिए, 5000 दीजिए, आपको इतना हम ज्ञान देंगे 2000। तो ये कहने का मतलब कि ज्ञान कोई किसी तैयार माल नहीं है कि आप पैसा देकर ज्ञान को खरीदें। ज्ञान की रचना की जाती है। अगला पॉइंट कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान की रचना करनी होती है। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चा कोई कोरी पटिया नहीं है, वह कई अनुभवों के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। कह रहे कि ऐसा नहीं है बच्चा कुछ नहीं जानता है, वो बच्चा जब आता है तो वो कह रहे हैं कि कई अनुभवों के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए। कह रहे हैं कि सीखने और सिखाने में स्थानीय ज्ञान एवं सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। एनसीएफ कहता है कि जो स्थानीय ज्ञान, जो जहाँ से बच्चा आया हुआ है पढ़ने की, और समाज से जो जुड़ा है, वह कैसा है, महत्वपूर्ण माना गया है, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण माना है। अगला कह रहा है
बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को स्कूल में टीचर पढ़ा रहा, कोई नहीं समझ में आया तो उसको एक दो बार पूछा तो उसको कहते बैठो बैठो तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपको जो ना आए वो प्रश्न आप जरूर हमसे कीजिए। तो ये भी कहता है। अगला पॉइंट कह रहा है एनसीएफ 2005 में 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है, जैसे कला क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा तथा शांति शिक्षा। अगला देखिए पॉइंट, एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए द्विभाषिका तथा बहुभाषिका समर्थन किया है। कहने का मतलब कि दो भाषा, कोई आप इंग्लिश में यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है, बच्चा दूसरी है वो कुछ बोला है, तो वो द्विभाषी और बहुभाषिकता का भी समर्थन किया है कि बच्चा एक स्थान से आएगा दूसरे स्थान से आएगा तो वो जब इकट्ठा होंगे तो वो एक दूसरे भाषा से वो आदान प्रदान होंगे। वो कहेंगे कि भैया तुम क्या जानते हो, इसके इसके विषय में तुम क्या जान, तो इनसे भाषा में काफ़ी सुधार होगा और उनमें ज्ञान अधिगम में काफ़ी मदद भी मिलेगी। अगला कह रहे हैं बच्चे स्कूली जीवन के शुरुआत के पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों का आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। फिर अगला कहना है इस दस्तावेज में बहुभाषिकता के संसाधन माना गया है। अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि द्विभाषिका ज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है। तो द्विभाषिक जो है संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ावा देता है। अगला पॉइंट देखिए, आप इसे करके जाइएगा जरूर, आपको क्वेश्चन इसमें जरूर मिला, एक बार सुन के भी जाइएगा तब भी आपका फायदा जरूर होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होती है। कहने की प्राथमिक स्तर पर मतलब जब प्राइमरी में बच्चा है तो उसकी जो भाषा जो है बालक की मातृभाषा ही होती है। वो जो जिस एरिया से आया है उसकी मातृभाषा ही सिखाई जाती है, ना कि वहाँ पे बच्चा आया है तो उसको वो उससे कुछ पूछिए तो वो चलिए एक हाथी या जानवर के किसी जानवर के बारे में पूछे तो वो अपने यहाँ से सीख के तो उसको 10 पॉइंट बता देगा, लेकिन वही कहेगा उसी को इंग्लिश में क्वेश्चन कर देंगे व्हाट डू यू नो अबाउट दिस एनिमल्स, तो बच्चा एक जानते हुए भी कुछ नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए मातृभाषा, इसलिए एनसीएफ जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि सबसे सीखने का स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है। अगला कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वह होती है। अगला देखिए, गलतियां अधिगम का हिस्सा होता है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि अधिगम जो गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं। भाई गलतियां नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं और क्या सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो ये एनसीएफ माना है कि गलतियां जो हैं अधिगम का हिस्सा होती हैं। इसलिए शुरुआत में उन पर ध्यान दिए बिना अधिक समय बच्चे को रुचिकर चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा को समृद्ध करनी चाहिए। सही है। तो शुरुआती में बच्चा वो आया उतना नहीं जानकार है तो गलती करना स्वाभाविक बात है, लेकिन फिर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि बच्चा बहुत गलत है, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओ। इस पे ज़्यादा ध्यान ना देकर उन्हें चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा समृद्ध में लगाएं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि अंग्रेजी के माध्यमों को स्वीकारते हुए इसे द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। ये भी कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा को एनसीएफ कह रहा है कि दूसरी भाषा के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए।
अगला कह रहा है पॉइंट, कक्षा में छपी हुई सामग्री की बहुतायत हो, संकेतों, चार्ट, कार्य संबंधी सूचना आदि आदि उसमें लगे हों, ताकि विभिन्न अक्षरों की ध्वनियाँ सीखने के साथ बच्चे अक्षरों की पहचान कर सके। कह रहे कक्षा में छपी हुई सामग्री की बहुतायत, कहने का मतलब दीवार जहाँ खाली उली है वहाँ पे आप चार्ट संबंधी अंक, गिनती का, पहाड़ा का और जानवरों का संकेत के चार्ट लगवाना देना चाहिए, जिस पर बच्चा देखकर उसे अधिक प्रसन्नता होगी और सीखने में भी उसे आसानी होगी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि गणित शिक्षा का उद्देश्य बालक में गणितीय करण की कह रहे हैं कि सोच का विकास करना चाहिए। गणितीय सोच का की सोच विकास कहने का मतलब ये कह रहा है कि बच्चे को ये रटंत नहीं करना है कि गया एक कह रहा है एक मार्केट में गया, एक दुकान पे बोले कि ये एक पेन 5 रुपए की है, तो कह रहा है कि 5 पेन दीजिए, 5 बजे 25, 5 बजे 25, यही रट्टन नहीं होना, उसको समाज से जोड़िए, उसे समाज में समाज से लेकर चलिए ज्ञान, ना कि उसे रट कर जो पढ़ाया जा रहा है उसी के हिसाब से वो जोड़ गांठ करें। अगला कह रहे हैं तर्क क्षमता के अमूर्त चिंतन का विकास समस्या समाधान का विकास है। तर्क क्षमता से जो है उसके अमूर्त चिंतन का विकास और समस्या का समाधान हो सकता है। अगला कह रहे हैं गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना, गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ना कि रटना, जीवन में कैसे उसे सीखा हो ताकि वो अपने को कहीं घर पर या दुकान पर वो कुछ भी उसे जोड़ना पड़े तो वो आसानी से जोड़ ले, इसीलिए कह रहा है कि वो गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना है। अगला कह रहा है पॉइंट, गणित का सामान्य विषयों के साथ संबंध, गणित को सामान्य विषयों के साथ भी संबंध बनाना होना, जैसे गणित को आप साइंस से संबंध बना दीजिए, ज्योग्राफी से कुछ संबंध बना दीजिए, तो इस प्रकार कह रहे हैं गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध बनाएं। अगला पॉइंट देखिए, अब देखिए कह रहा है कंप्यूटर से, एनसीएफ ने कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया है। कह रहे हैं विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है, कह रहे हैं कि विज्ञान जो है कैसा है, शिक्षा का उद्देश्य है। अगला कह रहे बालक में जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का विकास हो। फिर कह रहे विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, देखिए विज्ञान आज बहुत तेजी से बढ़ा है तो उसे दैनिक जीवन से जोड़ना ही। कह रहे आसपास जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करें। फिर कह रहे दैनिक जीवन से जोड़कर वैज्ञानिक नियम समझाना चाहिए। दैनिक जीवन से नियम से ये जरूरी नहीं है कि आप एक मशीन ही बच्चा बनाने लगे, उसको सिर्फ दैनिक जीवन से जोड़कर उसे समझाना चाहिए कि इससे ये होगा। कहते माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य, प्रजनन तथा यौन बीमारियों आदि को भी शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सही है, ये नहीं पढ़ाना चाहिए कि बच्चा बस MBBS करे और डॉक्टर ही बन जाए, उसे इसको भी बताना चाहिए कि स्वास्थ्य के बारे में, प्रजनन और यौन बीमारियों के बारे में भी उसे जागरूक करना चाहिए, उसे बताना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बस उसे डॉक्टर की उपाधि ही मिल जाए, तो उसे ये भी बताना चाहिए कि किस प्रकार समाज में या किस प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, उनसे आप सावधान हो जाइए। आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला, कक्षा 2 तक लिखित परीक्षा ना हो। कहने की ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, लिखित परीक्षा ना हो बल्कि गतिविधियां आधारित मौखिक आकलन अवलोकन द्वारा किया जाए। कहने का मतलब कि कक्षा 2 तक लिखित परीक्षाएं ना हो। एनसीएफ जोर दे रहा है कि कक्षा 2 तक कोई भी लिखित परीक्षाएं ना हो, बल्कि गतिविधियां मौखिक आकलन अवलोकन, मतलब उनसे ओरली प्रश्न पूछा जाए और ओरली ही उनसे परीक्षा उसी से ले ली जाए, जैसे टेबल सुन लिया जाए, मैथ छोटे छोटे
का गंगा, ऐसे कुछ उन्हें ओरल ही ले लिया जाए एग्ज़ाम, वही उनकी परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा लेने से मना कर रहा है। अगला करें, आकलन में पास या फेल जोर ना देकर ग्रेडिंग सिस्टम अपनाई जाए। कह रहे हैं कि आकलन में जो आकलन करते समय उन्हें फेल पास ना बताया जाए, उन्हें सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम लाई जाए। अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि मूल्यांकन में बच्चे को होशियार समस्यात्मक विद्यार्थी ना कहकर सभी विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई के क्षेत्र पहचान कर उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन के समय बच्चों को ये न कहिए कि बड़े तुम होशियार हो, समस्यात्मक विद्यार्थी मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते, या किसी अशब्द का प्रयोग नहीं करना है, और उसे प्यार से समझाना है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो और तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत, ऐसे कुछ वर्ड उन्हें देना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि गलत वर्डों का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, आकलन सतत और व्यापक होना चाहिए। ये कह रहा है कि आकलन जो होता है वो कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। नियम ने नहीं कि 1 साल 6 महीना या लास्ट ईयर में ही आकलन हो। वो आकलन जो है हमेशा सतत होना चाहिए और थोड़ा से व्यापक होना चाहिए। तो महीना 2 महीना हफ्ता में उन्हें टेस्ट जरूर लेना चाहिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि इस दस्तावेज में स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन सिफारिश की गई, खासकर पोर्टफोलियो आकलन। कह रहे हैं कि दस्तावेज में स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली हो। कहने का मतलब कि छोटे बच्चे को 10वीं तक कम से कम तो उनका परीक्षा स्व के मतलब उनके सेंटर पे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं परीक्षा हो, क्योंकि बच्चा दूसरी ठहीं जाएगा तो नए नए अंदाज आदमियों को, नए नए चेहरे को देखेगा तो वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये कहता है कि जो परीक्षा केंद्र हो, वो परीक्षा जो है उनके केंद्र पर ही हो जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं। विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश की गई, और खासकर पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो आकलन, भाई पोर्टफोलियो आकलन क्या है, जो विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है कि उन्होंने संगीत में क्या किया, टेस्ट में कितना अंक आया, पिछला टेस्ट लिए थे तो कितना। तो ये पोर्टफोलियो उनका पूरा आकलन विवरण रखता है किसी भी बच्चे का। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए प्रश्न आगे पॉइंट कह रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा के विरोध किया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा का विरोध किया गया, लेकिन निष्पक्षता के लिए इसमें कुछ बदलाव करके इसे अपनाया जा सकता है। तो अगला कह रहा है कि प्रतियोगिता प्रोत्साहन देती है पर आंतरिक प्रेरणा को मार देती है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि प्रतियोगिता जो है प्रोत्साहन देती है, हाँ प्रतियोगिता से मोटिवेशन मिलता है, लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा होती है, जो आपके अंदर की जिज्ञासा है, वो क्या कर देती है, मार देती है। कहने का मतलब ये कि बेटा तुम हाई स्कूल में इतना नंबर लाना, आपको हम एक बाइक देंगे, तो वो उस समय तो प्रोत्साहित होगा, लेकिन वो रियल में जो है आंतरिक प्रेरणा से वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो तो सिर्फ गाड़ी लेने की वजह से पढ़ रहा है ना कि वो अपने से पढ़ रहा है। तो इसी कह रहे हैं कि प्रतियोगिता प्रोत्साहन को तो देती है, पर आंतरिक प्रेरणा को क्या कर देती है, मार देती है। अगला पॉइंट देखते हैं। आइए देखते हैं विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। देखिए कह रहे हैं कि बच्चे उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो रंग रंगीला, मित्रवत, खुली जगह वाला हो तथा जहाँ पर पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं खिलौने हो। तो सही बच्चे वहाँ पर पसंद करते हैं रहने जहाँ पर रंग रंगीला, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा जंगल पास में है, बहुत अच्छा एरिया, तो जंगल के पास तो बहरहाल नहीं ले जाना चाहिए बच्चों को, लेकिन उनके कुछ ऐसे एरिया में ले जाना चाहिए जहाँ पर बढ़िया छोटे छोटे पौधे, रंग बिरंगे और पशु पक्षी, पेड़ पौधे वहाँ पर हों और उन्हें अच्छे अच्छे खिलौने दिखाए जाएं। वहाँ पे बच्चे जाना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट कहते हैं
विद्यालय के दीवार का प्रयोग बच्चों द्वारा बनाई गई कृतियों के लिए किया जाना चाहिए। अब दीवार के प्रयोग कहने का मतलब कि जो कमरे हैं उन 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 दीवारों पर जो खाली स्थान है उन पर जो बच्चे द्वारा जो प्रतियोगिता हुई है या कोई, तो उनकी बनाई हुई आकृतियों को वहाँ पर लगा दिया जाए, ताकि बच्चा देखते वो प्रसन्न होता है कि ये देखिए हमने इसको बनाया था, ये हमारे सर ने हमारी तस्वीर को यहाँ पर लगा दिया है। तो यही कह रहा है कि विद्यालय की दीवार का प्रयोग बच्चों द्वारा बनाई गई आकृतियों के लिए किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा। कहें कि दिव्यांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना है। कहने का मतलब कह रहे हैं कि ये दिव्यांगता जो है ये सामाजिक जिम्मेदारी है, ये समाज का एक हिस्सा है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है बच्चे फेल नहीं होते। देखिए पॉइंट अच्छा है, कह रहे हैं बच्चे फेल नहीं होते बल्कि व्यवस्थाएं और स्कूल असफल होते हैं। आगे देखते हैं, कहने का मतलब कि बच्चे फेल नहीं होते हैं बल्कि हमारी जो व्यवस्थाएं, जो हमारा विद्यालय, हमारा सिस्टम फेल होता है। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहे हैं कि अंतरों की स्वीकृत एवं विविधता का उत्सव मनाती हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि दिव्यांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे तोड़ें। अगला पॉइंट कह रहा है प्रावधान करे बाधाएं ना गढ़े। कह रहे हैं कि प्रावधान करिए, कोई बाधाएं मत डालिए। देखिए जैसे कि कोई विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति है तो उसको आप सांत्वना मत दीजिए कि अरे तुम्हारी तो बड़ी हाल दुर्दशा है भाई, तुम्हारी ये है वो है। उसे समानता दीजिए, ना कि उसे सहानुभूति नहीं चाहिए, उसे समानता चाहिए। कि ये नहीं कहना चाहिए कि अरे आपकी तो बड़ी दुर्दशा है, ये है वो है, नहीं करना चाहिए। उसे आप समानता दीजिए, ना कि सहानुभूति दीजिए। अगला पॉइंट देखिए, समावेशन का अर्थ है सिर्फ दिव्यांगों को शिक्षा में शामिल करना नहीं, बल्कि सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना। तो समावेशी शिक्षा यही तो कहती है, इसमें सामान्य और दिव्यांग बच्चों को एक साथ रखकर शिक्षा देना या अधिगम देना। तो यहाँ पर कह रहा है कि समावेशन का अर्थ सिर्फ दिव्यांगों को शिक्षा में शामिल करना नहीं, बल्कि सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना है। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि विद्यालय की समय सारणी को लचीली बनाया जाए तथा कक्षा की बैठक व्यवस्था में भी बदलाव लाया जाए। कहने का मतलब कि बच्चों को क्या करा जाए, एक सर्किल में बैठाया जाए, एक सर्किल में बैठाया जाए, ताकि क्या करें, बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखकर अधिगम कर सके, ना कि पीठ देखकर। अगला कह रहे हैं स्कूल का कैलेंडर मौसम के अनुकूल बनाया जाए। कह रहा है कि स्कूल का कैलेंडर जो है मौसम के अनुकूल बनाया जाए, ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मई के ही में ही छुट्टी हो और जून में ही छुट्टी हो। मौसम के अनुसार, मान लीजिए अब जम्मू है, वहाँ पर बहुत सर्दी के समय बहुत सर्दी पड़ रही है, चलिए सर्दी के समय आप वहाँ पर बंद कर दीजिए और तो समय में स्कूल खोलिए। अब यहाँ मई जून में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो आप मार्च अप्रैल में तो पूरा माह खोलिए। तो कहने का यही मतलब कह रहा है कि स्कूल का कैलेंडर मौसम के अनुकूल बनाया जाए। अगला पॉइंट देखिए, स्कूल का कैलेंडर तथा प्रतिदिन पढ़ाई के घंटों का निर्धारण ग्राम पंचायत के साथ विचार विमर्श करके किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहे फिर भी यह समय पूर्व प्राथमिक स्तर पर कम से कम 3 घंटे तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम 6 घंटे हो। अगला पॉइंट देखिए,
अगला पॉइंट कह रहा है, आप देखिए, आगे देख कह रहे हैं कि गृह कार्य के लिए सुझाव। कह रहे हैं अत्यधिक गृह कार्य का विरोध करते हुए एनसीएफ गृह कार्य के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित करता है। देखिए पॉइंट करें, कक्षा दो तक कोई गृह कार्य नहीं देना चाहिए। मतलब कि अगर बच्चा कक्षा 2 में है तो उसे किसी प्रकार का कोई गृह जो कार्य है नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे केवल, कह रहे हैं कि अगर कक्षा 3 से 5 तक बच्चों को केवल और केवल 2 घंटे का काम देना चाहिए। फिर अगला पॉइंट कह रहे हैं कि कक्षा 6 से 8 तक सप्ताह में 5 से 6 घंटे काम को देना चाहिए गृह कार्य के लिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सप्ताह में 10 से 12 घंटे का गृह कार्य देना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, अब देखिए अब इसमें क्या क्या बदलाव हुआ था ये भी आपको पॉइंट पढ़ना है। कह रहे हैं कि शिक्षक केंद्रित स्तर डिजाइन था पहले, लेकिन अब जो एनसीएफ बदलाव हुआ है बाद में जो हुआ है, शिक्षार्थी केंद्रित लचीली प्रक्रिया शिक्षार्थी हो। अब कह रहे हैं कि एकदम शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। इसमें कह रहे पहले क्या था, शिक्षक का निर्देश और निर्णय, इसमें शिक्षक जो निर्देश देता था वही निर्णय माना जाता था। अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि शिक्षार्थी स्वायत्तता, मतलब अब विद्यार्थी के अनुसार होगा। अगला कह रहे हैं शिक्षक का मार्गदर्शन और प्रबोधन, तो इसमें कह रहे हैं कि शिक्षार्थी को सहयोग द्वारा सिखाने को प्रोत्साहन, मतलब उनको सहयोग दीजिए और प्रोत्साहन करिए। अगला पॉइंट कह रहा है निष्क्रिय भाव से सीखना। अगला इसमें कह रहा है कि सीखने में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ये परिवर्तन हुआ। अगला पॉइंट देखिए, 4 दीवारी के अंदर सीखना, मतलब कि परीक्षा पहले ये कह रहा है कि 4 दीवारी के अंदर, लेकिन अब क्या हो गया, विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना, मतलब कि अब जो है सिर्फ स्कूल में ही कमरे में बंद होकर नहीं सीखना है, अब आपको विस्तृत समाज के संदर्भ में आपको सीखना है, अधिगम करना है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि ज्ञान प्रदत्त और स्थिर है। फिर इसमें कह रहे हैं ज्ञान विकसित होता है, ज्ञान विकसित होता है और रचा जाता है। इसमें देखिए पॉइंट पहले क्या था, अनुशासन केंद्रित, इसमें कह रहे हैं कि बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक दृष्टि। अगला कहें रैखिक अनुभव, इसमें कहता है बहुविध एवं विभिन्न अनुभव। तो मूल्यांकन संक्षिप्त कम, इसमें कहते हैं बहुविध और बहुत अधिक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए मूल्यांकन, सतत होना चाहिए। यहाँ पे पहले संक्षिप्त और कम था मूल्यांकन, लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा और सतत लगातार होना चाहिए कि महीने 2 महीने में आपका हफ्ता में जरूर कुछ ना कुछ मूल्यांकन करते रहना चाहिए, और ये सालाना छमाही को नहीं, जिससे बच्चे को अधिक से अधिक सीखा जा सके। तो इस प्रकार यहाँ पर ये एनसीएफ 2005 समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और आप इसे एक बार जरूर देख के जाइएगा, जब इसमें से आपको 10 क्वेश्चन जरूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप देखते होंगे पिछला अगर साल पेपर करे होंगे तो उसमें एनसीएफ 2005 फलाना ये कहा गया है, तो आपको तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया गया होगा, और समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत